So welcome to Scholar Science Discussions. वेलकम विकास भाई, सचिन भाई, प्रियांक भाई। तो आपके समक्ष आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और टॉपिक है नोबेल प्राइज़ विनिंग रिसर्च पे, नोबेल प्राइज़ ओरिएंटेड रिसर्च पे। और पिछले बहुत सारे दशकों में या फिर एक शतक में बोले, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक हमारा नोबेल प्राइज़ का जो स्टेटस है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। और बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चीज़ों में अच्छा भी कर रहा है भारत। चाहे वो सेमीकंडक्टर रिसर्च हो, एआई रिसर्च हो। तो आज हम लोग उसी चीज़ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे और क्यों, कब जो है ये चीज़ें इंडिया जो है लेके जा सकता है, भारतवर्ष लेके जा सकता है नोबेल प्राइज़ के रास्ते पर। तो शुरुआत जो है नो रविंद्रनाथ टैगोर जी से हुई थी, जो 1913 में जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो पहला नोबेल प्राइज़ था। और उसके बाद साइंस में पहला नोबेल प्राइज़ सीवी रमन सर को मिला, जो रमन इफेक्ट के लिए मिला था। और अभी तक टोटल कुल मिला के 12 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, जिसमें से जो 5 नोबेल प्राइज़ हैं वो इंडियन भारतीय नागरिक को मिले हैं। और 7 जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं वो जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनको मिला है। तो आज हम लोग यही डिस्कशन में चीज़ें लेके आने का, प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे नोबेल प्राइज़ की जो संख्या है और जो अभी फ़िलहाल जो इंडिपेंडेंट इंडिया के रिसर्चर्स हैं उनको किस डायरेक्शन में नोबेल प्राइज़ के लिए लेके जो है समक्ष लिया जा सकता है। तो विकास भाई, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा कि आप क्या चैलेंजेस देखते हैं, क्या रोड ब्लॉक्स देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ या फिर आपके जो है फील्ड में कैसे जो है इसमें प्रोग्रेस किया जा सकता है। तो वो आप बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज के डिस्कशन का। और ये काफ़ी गंभीर बात है कि हमारा जो जिस तरीके का हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है, जैसा उदाहरण आपने दिया कि इंडियन ओरिजिन के कई लोगों ने नोबेल प्राइज़ तो लिया, लेकिन पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में हमारे खाते में नोबेल प्राइज़ आज़ादी के बाद हमारे इंडिया में रहते हुए नहीं आया। तो हमारे देश के खाते में नहीं है, देशवासियों के खाते में ज़रूर है। तो मैं कई सारे इसमें चैलेंजेस देखता हूँ। सबसे मेजर वेल नोन फैक्ट है कि जो हमारी रिसर्च फंडिंग रही है, तो आज़ादी के बाद हमारी पहली प्रायोरिटी थी कि हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो थी, एग्रेरियन सोसाइटी थी। तो हमारे खाने की व्यवस्था करना, हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति हुई। तो पहले तो वो चीज़ें थी, बट पैरेलली हमारी शुरुआती सरकारों ने अच्छे काम किए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मजबूत फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाए, आईआईटीज, इसरो जैसे संस्थान बनाए, जिन्होंने एक दिशा दी। मैं इसमें बड़ा लीप मानता हूँ कि अभी रिसेंटली जो आइसर वगैरह आए, तो साइंटिफिक रिसर्च को और अच्छी दिशा मिली है। लेकिन अगेन हमारा जो परसेंटेज है रिसर्च में जो हम खर्च कर रहे हैं वो काफ़ी कम रहा है। दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल एक बड़ा उसका रीज़न रहा है कि जो हमारी रिसर्च फंडिंग है, वो फंडिंग कई बार रिलेशन और ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। कई सारी चीज़ों को हम ज़्यादातर रिसर्च हम ट्रैक करते हैं कि कहीं वेस्ट में कोई बड़ा रिसर्च हुआ या किसी टॉपिक पे नोबेल प्राइज़ आया, तो उसके बाद हमारे सारे प्रपोजल जो है उसी टॉपिक पे बनने लगते हैं। हम एक नया दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने वाले प्रपोजल या इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाले प्रपोजल्स को इवेलुएट करके उनको ग्रांट देने का जो चैलेंज है, वो ना हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, ना हमारी जो साइंटिफिक लीडरशिप है। तो मुझे लगता है कि उस तरफ थोड़ा सा हमको दरवाजे खोलने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहा है मेरे ख्याल से। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है हमारे यहाँ काफ़ी टैलेंटेड है। जैसा हम जानते हैं कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना
उन्होंने नोबेल प्राइज 1968 में, या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने स्टेलर्स ऑब्जेक्ट के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1983 में। ये सब लोगों की शुरुआती शिक्षा भारत में हुई, लेकिन भारत में फैसिलिटी या रिसोर्सेज ना होने की वजह से ये यूनाइटेड स्टेट्स माइग्रेट कर गए। इसी कड़ी में रिसेंट एग्जांपल है वेंकट रमन रामकृष्णन, जिन्होंने राइबोसोम का स्ट्रक्चर डिकोड किया था और उनको नोबेल प्राइज मिला। तो वो भी उन्होंने शुरुआती शिक्षा भारत में ली और बाहर चले गए। तो भारत में हम उस तरीके की फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन इट इज़ लिंक टू द रिसर्च फंडिंग, तो वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते कि हमारे जो टैलेंटेड ब्रेन हैं उनको हम एक वजह दे पाएँ इंडिया में रुकने की। तो मुझे लगता है ये दो तीन सबसे फंडामेंटल चैलेंजेस हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, रोज लो रिसर्च फंडिंग, एंड ब्रेन ड्रेन ऑफ टॉप क्वालिटी इंडियन टैलेंट्स। सो ये मेजर रीजन रहा है। सिमिलर समस्याएं चाइना के साथ भी रही हैं, लेकिन चाइना ने पिछले कुछ समय में इन चीज़ों में बहुत ही एग्रेसिवली काम किया है और हमसे बेटर पॉइज्ड है जब हम फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं। जी नितिन भाई। थैंक यू गस भाई। मैं इसको आपकी बात को एग्री करता हूँ। जो ब्यूरोक्रेसी और जो हमारे ब्रेन ड्रेन वाली चीज़ें हैं, वो काफ़ी हद तक सही हैं। और बहुत सारे जो रिसर्चर जिनको अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं बाहर, और अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो वो वापस नहीं आना चाहते, या उनके लिए दिक्कतें होती हैं आने के लिए वापस भारत में। मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूँ प्रियंक भाई के साथ, कि वो इस कंटेक्स्ट में क्या सोचते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म फोकस, या फिर मैं अगर लॉन्ग टर्म विज़न कहूँ, या फिर हमारा ड्राइविंग फोर्स क्या होना चाहिए अगर हमें नोबेल प्राइज़ जैसे पुरस्कारों को टारगेट करना है, तो इंडियन साइंस को। तो हम तीन चीज़ें मैंने आपके समक्ष रखी है। एक तो हमारा शॉर्ट टर्म फोकस, और फिर हमारा लॉन्ग टर्म जो विज़न है, और भी साथ में हमारा ड्राइविंग फोर्स। ये तीनों चीज़ों को हम लोग कैसे इंडियन कंटेक्स्ट में डिफाइन कर सकते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो जो विकास भाई ने बात बोली है फंडिंग का, वो तो है ही कि वन ऑफ द लोएस्ट तो है ही। लेकिन सबसे पहले तो वी ऑल मस्ट बी वेरी मॉडेस्ट कि हम खुद भी कोई नोबेल लॉरिएट नहीं है, तो हम भी एक अपना अजम्पशन ही दे रहे हैं कि हाँ हम ऐसा सोचते हैं। एटलीस्ट हम जितना लोगों से मिले हैं या जितने लोगों से बाहर भी रह के रिसर्च देखा है या किया है, तो ठीक है कि जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल फंडिंग जो है, डेवलप्ड इकोनॉमी में फंडिंग ज़्यादा होती है इसलिए लोग ब्रेन ड्रेन करते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव भी ज़्यादा होता है, तमाम तरह की वजह है, तो वो तो है ही। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो हम बात कर भी रहे थे कि नोबेल प्राइज़ जो है हमें आज़ादी से पहले जितने लोगों को मिले और अभी जितने को मिला, आपने कुछ दहाई के अंदर बताया, आई थिंक कुछ 12 या 13 लोग बताए। और अगर हम परसेंटेज वाइज भी बात करें, तो परसेंटेज वाइज भी जितने नोबेल लॉरिएट जितने साइंटिस्ट प्रोड्यूस करती है इंडिया, विथ रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखेंगे और अगर हम कोई दूसरी कंट्री ले लें, जैसे विकास भाई ने चाइना की बात की, तो वापस चाइना ले लो या यूएस ले लो या यूरोप ले लो, इन जनरल यूके ले लो, तो वो जितने लेट्स से 100,000 साइंटिस्ट प्रोड्यूस करते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मान लो उनकी कंट्री के अंदर है, तो उसमें उनके कितने मिल रहे हैं वर्सेस हमारे मान लो जितने हैं 1 मिलियन है, तो उसमें कितने मिल रहे हैं। तो अगेन बात परसेंटेज में करेंगे तो और भी ज्यादा डरावना फिगर आएगा सामने निकल के, है ना। ये तो 12-13 बोल के फिर भी हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है कि ये तो बहुत बढ़िया बात है। फंडिंग डेफिनेटली जो है एक रिसर्च जो है वो वैसा तो है नहीं कि सस्ते में काम होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है रिसर्च करना, तो डेफिनेटली फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। और वी आर अमंग वन ऑफ द लोएस्ट फंडिंग एजेंसीज इन द वर्ल्ड। बट हैविंग सेड सो, मैं ये भी बात को एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि मोर देन फंडिंग जो मुझे लगता है ड्राइविंग फोर्स जो है वो मिसिंग है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको कैसे। जैसे दो चीजें हैं, इसरो का तो वेल नोन एग्जांपल है, तो आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट इट कि उन लोगों के पास फंडिंग नहीं थी लेकिन दे हैड द ड्राइविंग फोर्स टू डू समथिंग एंड दे इवेंचुअली डिड इट, और आज की तारीख में इसरो वन ऑफ द टॉप 5 एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड आता है। ये इंडिया की बात हुई। दूसरी तरफ भी अगर हम बात करते हैं, हालांकि उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन जो ओहायो के अंदर जो राइट ब्रदर्स थे,
वो ना ही कोई बहुत पढ़े लिखे थे और ना ही उनके पास में बहुत कोई फंडिंग थी। उसके बावजूद भी दे हैड द ड्राइविंग फोर्स टू फिगर इट आउट कि हाउ दिस फ्लाइंग मशीन वर्क, हाउ हाउ कैन वी फ्लाई इन द वर्ल्ड। तो वो यूएस में थे और उसके बावजूद भी उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया और आज पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट होता है। तो नेचुरली फंडिंग जो है हमारे यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव अफेयर एज़ विकास भाई सेड एंड वी ऑल नो इट। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ड्राइविंग फोर्स, और वो मिसिंग है। और वो ड्राइविंग फोर्स मुझे लगता है कि हम बात बहुत कर लें, हम कोस सकते हैं सिस्टम को, या हम ये बात बोल सकते हैं कि साइंटिस्ट मोटिवेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर हम अपने पे भी नैरो डाउन करके देखें तो हमने भी अगर रिसर्च के लिए हमने कोई वी डिडंट ड्रीम फॉर रिसर्च कि हम 10th क्लास में 12th क्लास में सोच रहे थे कि हम रिसर्च करेंगे। वी जस्ट हैपन टू बी हियर बिकॉज हमारा या तो एमबीबीएस नहीं निकला या आईआईटी नहीं निकला, तो वी जस्ट हैपन टू बी हियर एंड इवेंचुअली हम ये करना है। So right from the beginning, we were not dreaming about it. And how are the dreams built? Dreams are built on the atmosphere a country provides. फॉर इन्फ्रेंस, मैं कुछ दिन पहले मतलब बॉस्टन के अंदर था, वहाँ पे एयरपोर्ट से जब मैं आ रहा था, आई कैन प्रोवाइड यू द वीडियो ऑल्सो। उन्होंने अपने एयरपोर्ट पे चारों तरफ जो है जितने आज तक नोबेल प्राइज मिले हैं यूएस के अंदर, उस बॉस्टन वाले लोगन एयरपोर्ट के अंदर उन्होंने पूरा का पूरा लिस्ट बना रखा था। तो दैट्स हाउ अ कंट्री ग्लैमराइज, जिसने इतना बड़ा कुछ अचीव किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे ड्रीम कैसे बनता है बच्चों का, कि जब कोई ग्लैमर होता है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ऐसा बनना है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इससे बहुत नेम फेम मनी और बहुत कुछ सम्मान मिल रहा है सोसाइटी में। तो वहीं से जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है, यानी कि जो बेसिक जो स्टेप है, पीएचडी करने वाला जो स्टूडेंट है जो रिसर्च करता है, एंट्री ले रहा है, जब वो ही इतना मोटिवेटेड नहीं है, तो हम साइंटिस्ट जो प्रोफेसर या साइंटिस्ट जो उसे चला रहा है या उसको जो गाइड कर रहा है, आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो मतलब कुछ बहुत चाहे तब भी महान कर लेगा। तो मुझे लगता है कि मोर देन फंडिंग, ड्राइविंग ड्राइविंग फोर्स इज मिसिंग, एंड दैट गोज डाउन बॉटम टू द यूनिट स्टेप बोलते हैं ना, जो यूनिट जैसे प्रोटीन की जैसे एमिनो एसिड यूनिट होती है, तो वो जैसे पीएचडी स्टूडेंट है उसी के अंदर जो है उसी की टायर हवा फिस हो रखी है, वही जो है मतलब सिर्फ 5 साल की सिक्योरिटी के लिए आया है, और वो सिर्फ पैसों के लिए आया है कुछ। एंड दैट्स व्हाई ही इज देयर, ही डजंट हैव, ही हिमसेल्फ डजंट हैव द लॉन्ग टर्म विजन फॉर हिज ओन करियर। मतलब हो सकता है हो, लेकिन कोई नोबेल वाला ना हो कि नहीं मैं तो मतलब ना अ, मतलब जैसे मान लो मेरी मम्मी इस चीज से कैंसर से मौत हुई है, तो मैं तो जब तक कैंसर का नहीं निकालूंगा इलाज, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। या फिर मैं इंडिया को नोबेल लॉरिएट की श्रेणी में लाना चाहता हूँ, नोबडी इज कमिंग विद दैट माइंडसेट। एंड इवन इफ दे आर कमिंग, देन द सिस्टम जो है वो टेक ओवर करता है और वो कहता है बस बस बहुत हो गई। है ना, वो राहुल गांधी वाला मत दो कि इधर से वो क्या, मतलब हालांकि उन्होंने बोला नहीं था फैब्रिकेटेड है, लेकिन यू गॉट दैट कि वो सोना निकलेगा, आलू सोना वाला। सो वो हम्म। मतलब इट गोज डाउन टू दैट थिंग। हम्म। मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी वो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली है, हम्म। कि जो स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे, और अलग अलग फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्चर, अर्ली करियर रिसर्चर, वो कहीं ना कहीं एक बिल्डिंग ब्लॉक ही है। अब वो बिल्डिंग ब्लॉक किस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, किस जगह पे हुई है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ के लिए भी कोई खुद से एप्लीकेशन नहीं डालता है, उसको नॉमिनेट किया जाता है। और कई बार नोबेल प्राइज़ जो विनर्स होते हैं उनको उसी दिन पे पता चलता है कि हाँ उनको नोबेल नोबेल प्राइज़ मिला है, और उनका रिएक्शन भी रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्रियंक भाई ने हमें एक नया दर्पण दिखाने की कोशिश करी है, वो बिल्डिंग ब्लॉक वाला। और वो जो बिल्डिंग ब्लॉक वाला जो फैक्टर है, वो सचिन भाई से बड़ा रिलेटेड है, क्योंकि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी पढ़ा रहे हैं। और जो नए इमर्जिंग रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो बडिंग साइंटिस्ट हैं, और वो किस तरीके से साइंस को देखते हैं, और जो है सबसे ज़्यादा जो संपर्क में हम सब लोगों के में से लोग जो उन बच्चों के से मिलते हैं, वो सचिन भाई हैं हमारे। तो मैं मेरा जो सचिन भाई से सवाल है कि आप जब पढ़ाते हैं विश्वविद्यालय में, और भी जो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें स्कूल के बच्चों से भी आप मिलते हैं, तो स्कूली शिक्षा का स्तर कैसा है और कैसा होना चाहिए? ये एक बहुत छोटा सा स्टार्टिंग फैक्टर है नोबेल प्राइज़ की तरफ। और जो कॉलेज में जो बच्चे हैं, जो रिसर्च में कितना इंटरेस्ट रखते हैं, और कितने लोग आप देखते हैं, कितने बच्चे आप देखते हैं अपने विश्वविद्यालय में जो
एक बहुत लंबी दूर की सोच रखते हैं, नोबेल प्राइज़ तक नहीं बट साइंस के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा जो है खुल के बताइए कि अभी कैसा है दिल्ली विश्वविद्यालय का? और एक क्वेश्चन और था मेरा आपसे कि जितने भी नोबेल प्राइज़ मैंने आज तक देखे हैं, जो अभी रिसेंट पिछले 8-10 सालों में, तो वो कई नोबेल प्राइज़ तो ऐसे रिसर्च संस्थानों से हैं जो कि जिनकी रैंकिंग जो है टॉप वर्ल्ड वर्ल्ड में टॉप इंस्टीट्यूशंस में आती है, टॉप टॉप जो रिसर्च संस्थान है उसमें से आती है। तो क्या हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि इंडिया से जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं तो वो एक अच्छी रैंकिंग लेके आएँ ताकि वहाँ पे रिसर्च को और बढ़ावा मिले और वहाँ से फिर नया-नया रिसर्च निकल के आए जो नोबेल प्राइज़ के लायक हो। सचिन भाई, आप म्यूट म्यूट पे हैं। हाँ, धन्यवाद नितिन भाई। तो जो ये क्वेश्चन है बहुत ही मतलब ग्राउंड लेवल वाले क्वेश्चंस हैं कि हाँ, यंग माइंड्स के साथ में हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो अगर स्कूल वाले टीचर, सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन, और उसके बाद अभी एनईपी जैसे आई है, प्री प्राइमरी हो गया है, और उसके बाद जो है फिफ्थ तक अलग चलेगा, फिर सिक्स से लेके टेंथ तक अलग है, फिर टेंथ के बाद वाला वो अलग है। अभी एनईपी आई है, फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आ गए हैं। उसमें क्या है कि 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई है, और फोर्थ ईयर आपका रिसर्च बेस्ड रहेगा। तो वो फर्स्ट टाइम अभी चल रहा है, दिल्ली विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च करेंगे, साथ में पढ़ेंगे भी। और एक उन्हें पूरा 1 साल का टेन्योर है, उसमें उनको डिटेल्ड रिसर्च करके अपना रिसर्च प्रपोज, पहले रिसर्च प्रपोज करनी है, फिर उसको क्या सॉल्यूशन आपने किया है डिसर्टेशन दे के पूरा एक कमेटी बना के उसके सामने प्रेजेंटेशन, मतलब स्किल्स उसके अंदर डालने का टारगेट ऐसे एनईपी का है। लेकिन जमीनी तरीके से सबसे पहले शुरुआत होती है कि रिसर्च की 10th क्लास में हमें रिसर्च कितनी समझ में आती है। 10th क्लास के बाद जब हम 11th क्लास में आते हैं तो पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले जो बच्चे हैं, साइंस स्पेशली साइंस वाले बोलता हूँ मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले जो बच्चे हैं, हमारा इंटरेस्ट बनना स्टार्ट होता है कि हम मैथ में जाएंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर मार्क्स आ रहे हैं या पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, फिजिक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है। तो अब आईआईटीज, उसके बाद 12th के बाद आईआईटीज जाने का प्रोसीजर अलग हो गया। फिर अगर जब नॉर्मल स्टूडेंट बीएससी साइंस पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में आता है तो उसमें कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है कि भाई आपको बीएसएमएस करना है वो आईसर से कर लो। आईसर्स में जो फैसिलिटीज बच्चों को दी जा रही हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो फैसिलिटीज बच्चों को दी जा रही हैं, यंग माइंड्स को, और जो स्टेट यूनिवर्सिटी में दी जा रही है, उन तीनों में बहुत ही जमीन और आसमान का अंतर है। जो आईसर्स में बेसिक साइंसेस पे मैं बात कर लेता हूँ, टेक्नोलॉजी की चीजें अलग हो जाती हैं, आईआईटीज अलग फैसिलिटी देती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है टेक्निकल वो अलग फैसिलिटीज बच्चों को देती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस चीज को हम देखेंगे कि भाई किस बच्चे में योग्यता है, कौन सा बच्चा स्किल को जल्दी कैच कर पाता है। तो वो टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना। तो जैसे क्लास में हम इंट्रोडक्शन करते हैं तो कोशिश करते हैं, आजकल आजकल के पढ़ाने के टीचर्स में जो आज से 15 साल पहले मैं जब इस विश्वविद्यालय में सेम में पढ़ा था तो उसमें अंतर है। उस टाइम हम किताबों को ज्यादा समय देते थे, किसी टॉपिक को अगर हमें पढ़ना है, जैसे कोई हमें केमिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ना है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, तो उसके लिए हम नॉर्मली एक बुक पढ़ ली, उसमें 4 एग्जाम्पल देख लिए। उस टाइम 2009-10 में हम किताबें पढ़ते थे, 4 एग्जाम्पल ज्यादा करते थे। लेकिन अभी का जो बच्चा है चीजों को कंसाइज छोटे तरीके से पढ़ रहा है, कम कम पढ़ रहा है। और पहले जो था साइंस को, एक ही चीज को हम 5 किताबों से पढ़ते थे और क्लास में क्वेश्चनिंग आंसरिंग वो अलग लेवल की होती है। अभी बच्चों की क्लास में जो क्वेश्चन और आंसर करने की जो वो तरीका है, वो 100 बच्चों में, अगर हम 100 बच्चों की क्लास ले रहे हैं उसमें से 1-2 बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स वाले बच्चे रहते हैं। जबकि वे पहले समय में, आज से 15 साल पहले, जो ज्यादा पढ़ के आते थे, मतलब ज्यादा चीजें पढ़ोगे, ज्यादा ज्यादा स्किल सेट तुम्हारे माइंड में होंगे एक टॉपिक को पढ़ने के लिए, ऐसा मुझे मेरा मानना है। तो वैसे ही है कि अभी बच्चे जो छोटी शॉर्टकट रास्ता ज्यादा देख रहे हैं कि हाँ भाई ग्रेजुएशन की जाए बस। और सब मनी माइंड, जिस तरीके से स्टार्टअप वाला कल्चर जो चालू हुआ है, स्टार्टअप वाला जो कल्चर चालू हुआ है, तो स्टार्टअप वाले कल्चर्स में बच्चे को कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी जितनी है जो बच्चों के अंदर स्टार्टअप वाली चीजें हों। पॉलिसीज इस तरीके की नहीं है कि बच्चे के अंदर साइंस को सोचने की क्षमता, स्किल सेट जो
वो 10वीं क्लास से हमें तैयार हो कि हाँ साइंस इंपॉर्टेंट है देश के लिए। जैसे कि अब देखेंगे आप, बहुत बहुत माइन्यूट से देखेंगे, 1910 से लेके 1950 तक ऐसी ऐसी थ्योरी निकल के बाहर आई हैं। उसी टाइम पे सबसे ज्यादा ये अपने श्रोडिंगर फेमस हुए, और आइंस्टीन फेमस हुए, एडिंगटन फेमस हुए, ओपनहेयर फेमस हुए। उसी टाइम पे सत्येंद्रनाथ बोस फेमस हुए, उसी टाइम पे आप उनकी थ्योरी मतलब रमन फेमस हुए। तो आप समझ रहे हो उस टाइम वर्ल्ड सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट में था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें जरूरतें बढ़ रही थी, लोग अपने मतलब सर्वाइवल पे चीजें आ गई थी। तो लोगों ने साइंस को एक्सप्लोर किया, प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम सोल्व की। अभी इस टाइम के एरा में 2020 चल रहा है, 20 24 25 चल रहा है अपना, इस वाले एरा में एक तो तुम बायोमेडिकल फील्ड, जो हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने है, जो अभी वायरस ये सब चीजें हैं, तो इन चीजों पे जो बच्चे जरूरत समझेंगे, बच्चा वो जरूरत समझेगा इन वायरस से बचने के लिए साइंस की जाए, या फिर खुद को इतना रिच कर लिया जाए कि इन बीमारियों से बढ़ने के लिए दवाइयों, मेडिसिन और हॉस्पिटल खर्चा पूरा कर दिया जाए। तो हम बच्चों को क्या क्या इस मतलब क्या सोचने की क्षमता उनके अंदर डाल रहे हैं। वो शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का जो बॉन्ड होता है, टीचर स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है, वो कन्वर्सेशन, जैसे मैं उनके सामने अगर रिसर्च की बात करूंगा और ये सब इस तरीके से उनके सेट करूंगा कि हाँ आपको ही पूरे वर्ल्ड की, पूरे भारत की समस्याएं आपको सोल्व करनी है, क्योंकि आपको साइंस के आपके छोटे छोटे काम आगे चल के कहीं ना कहीं किसी का रेफरेंस बनेंगे। क्योंकि देखो हम भी कोई ब्रेक थ्रो करके यहाँ नहीं बैठे हैं। 12 पब्लिकेशन करने के बाद मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे 12 पब्लिकेशन में कोई सा एक काम का है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट स्टार्टिंग, मतलब कि बेसिक साइंस में थोड़ा थोड़ा कर लिया, थोड़ा थोड़ा कर लिया। जैसे कि लास्ट के आप नोबेल प्राइज देखेंगे ना केमिस्ट्री में, तो बहुत बहुत टची उसमें हुए, मतलब सुप्रा मोलिक्यूलर केमिस्ट्री का बहुत बेसिक बेसिक एक्सपेरिमेंट में नोबेल प्राइज मिला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है बेसिक साइंस में जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे फंडामेंटल साइंस, तब तक अभी क्या हो रहा है, फंडामेंटल साइंस को छोड़ के ना बड़ी एप्लीकेशन, जैसे अभी इस टाइम भारत में डेटा साइंस, एआई एआई हर जगह, यही हर एक बच्चा उसी में जाने वाला था, यही इंफ्रा चालू तैयार हो गया पूरा। अगर हम इसी का ओरा चालू कर दें यूनिवर्सिटीज में, या 11th 12th के बच्चों के सामने एग्जाम्पल की भी, साइंस में अगर आप वायरोलॉजी पे काम करोगे, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री वाले फील्ड में काम करेंगे, लाइफ साइंसेस में इस फील्ड में काम करेंगे, तो इसमें ऐसा है कि आप रिनोन्ड साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, आप पे ये फेलोशिप होंगे एग्जाम्पल देने के लिए। तो फंडिंग वाला यहाँ पे आ जाता है कि जितने बच्चे घूमेंगे रिसर्च में, मतलब जाके बाहर, अगर कोई बच्चा यहाँ से जर्मनी जाता है, अभी लिंडाऊ मीटिंग है, आपको पता है लिंडाऊ मीटिंग के बारे में सबको पता है, तो उसके बारे में अंडर ग्रेजुएट आईआईटीज वालों को बच्चों को पता होगा, आईसर्स वाले बच्चों को पता होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों को कुछ को पता होगा। लेकिन ये सब जानकारी स्टेट यूनिवर्सिटी में अभी भी लैक है। हम बहुत सारी, मैं हर जगह ये बोलता हूँ कि स्टेट यूनिवर्सिटी को अगर हम एक्टिवेट करेंगे, तभी हम स्टेट, जैसे कोलकाता में हम देखते हैं, कोलकाता वालों बंगाल का और ये तमिलनाडु वाले जो स्टेट है, इनमें साइंस को है, मतलब साइंस की मान्यता ज्यादा है। वहां पे लोग आज भी ज्यादा नहीं भागते हैं इधर की तरफ, आईटी फील्ड वाले की तरफ, जहां यहाँ और बाकी भारत में जहां पैसा है, पूरी पब्लिक और पेरेंट्स सब यही बता रहे हैं कि आपको उधर जाना है, साइंस में कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हमारे पास एग्जाम, हमारे पास 12 एग्जाम्पल है, 12 में से मुश्किल से एक या दो को अधिक 80% जनता इनके नाम ही नहीं जानती होगी, इन लोगों ने क्या किया है। तो हमें ओरा क्रिएट करना है, मतलब ये क्रिएट करना है कि हमारी गवर्नमेंट भी पॉलिसीज बना रही है, हमारे बच्चों को यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेज रही है, ऑस्ट्रिया भेज रही है, जर्मनी भेज रही है। जब तक ऐसी ऐसी 100 फेलोशिप नहीं होंगी, अभी गिन चुन के एक फेलोशिप में बच्चे जाते हैं। न्यूटन भाभा एक फेलोशिप है, मतलब पहले ज्यादा थी, सीवी रमन चारपक फेलोशिप है फ्रांस के साथ में। मुझे ऐसा लगता है जितने भी रिनोन, जहां से ज्यादा नोबेल प्राइज आते हैं, जापान है, जापान के साथ में 10 फेलोशिप होने चाहिए, जहां पे अंडर ग्रेजुएट बच्चे भी एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएं, 11th 12th के बच्चे भी एक्सचेंज प्रोग्राम में जाएं। जब तक बच्चा देखेगा नहीं, एक 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 आपको सबको पता होगा, एक होती है NIUS, TIFR का प्रोग्राम है, जिसमें 12th के बाद बच्चे, अंडर ग्रेजुएट के बच्चे वहां पर जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की लाइफ वहां 20 दिन 1 महीने रहने से बदल जाती है। सब लोग सोचते हैं कि साइंस इंपॉर्टेंट है, ये हमें लग रहा है क्योंकि हमने पूरा जीवन 34 35 की एज तक हमने मतलब पूरा साइंस को एक्सप्लोर किया है, हमें लगता है कि साइंस इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को गवर्नमेंट को फ्लोट करने पड़ेंगे, अपनी मिनिस्ट्री, अपनी पॉलिसीज में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साथ कुछ नहीं देती है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि यंग माइंड्स में हमारे पास
टैलेंट है, लेकिन जो चीजें जो गैप है वो एक तो पेरेंट्स उनसे क्या डिमांड रखते हैं और शिक्षक उनको क्या इनपुट देता है या फिर क्या उनके अंदर किस तरीके की नर्चरिंग करता है, तो वो डिपेंड करता है। शिक्षक भी अगर इस तरीके से हताश रहेगा कि हाँ भाई कुछ नहीं रखा है, तो वो थोड़ा वो डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हर एक आदमी रमन नहीं बन सकता, हर एक आदमी सत्येंद्रनाथ बोस, एसएन बोस नहीं बन सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें और पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। टीआईएफआर जैसे मैं तो बोलता हूँ कि आईआईटी सो होनी चाहिए हर एक जगह पे, नवोदय विद्यालय हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो दो तीन तीन होने चाहिए, तो तभी कुछ हो सकता है। मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जस्ट आजकल जो फोटोशॉप वाली चीजें चल रही हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, फोटो दिखा के रैंकिंग लाने वाला। सेकंड क्वेश्चन आपका नितिन भाई, सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ, जो क्यूएस रैंकिंग और ये रैंकिंग की जो दौड़ है ना, ये दौड़ जो है ना कहीं से हमसे एक टीचर की या एक स्टूडेंट की सोचने की क्षमता पे अटैक है, कि हमें वही काम करना है जो दिखा सके, हमें वही काम करना है जो देखने में प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना फ्रीडम देनी चाहिए साइंस में, कि आपको बेसिक साइंस सिंपल कार्बन कीटोन पे काम करना है, सिंपल एसिटाल्डिहाइड पे काम करना है, सिंपल नॉर्मल प्रॉब्लम्स पे काम करना है। बेसिक साइंसेस का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्यूएस रैंकिंग की दौड़ को छोड़ते हुए ना, क्यूएस रैंकिंग वाले जो अच्छे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे नोबल मिलते हैं वहां पे विजिट कराओ, एक्सचेंज प्रोग्राम कराओ हमारे बच्चों के, हमारे टीचर्स के, हमारे स्टूडेंट्स के, ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के, ट्वेल्थ के टीचर्स के। वो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है टीचर्स का, वो मुझे लगता है इंडिया को इस टाइम ना बहुत ही हार्ड बनाना चाहिए। कि टीचर्स बनना है तो आपको एक अच्छा एग्जाम और अच्छी चीजें पास करनी पड़ेगी, तब टीचर बनेगी। टीचर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, अगर टीचर हताश होगा तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी खराब हो जाएगी, क्लास खराब हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यूएस रैंकिंग की दौड़ में ना भारत को नहीं दौड़ना चाहिए। भारत को अगर दौड़ना चाहिए तो वो है कि साइंस समाधान है, साइंस ही समाधान देगा, है ना, आने वाले समय में तो जरूर देगा। तो मेरा तो यही है नितिन जी। या या जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि अध्यापकों का जो दायित्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है हम्म। विज्ञान के लिए और किसी भी देश के लिए, कि वहाँ पे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो वहाँ के छात्र हैं और छात्राएं हैं, वो उस तरीके उनको समझ में आए कि विज्ञान एक समाधान है। हम जी, लोग को इस एक नितिन बिल्डिंग भाई, का। एक एग्जांपल और याद आ गया मुझे, बहुत अच्छा हाँ काम आएगा बताइए मुझे बताइए लगता है। प्रियंक भाई सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक, हम्म जब मैं आईसर में रिसर्च कर रहा था तो एक यूके का बच्चा इंटर्नशिप करने आया, यूके का रेजिडेंस था वो क्या था, उसके हम्म उसके उसके पिताजी, मतलब फादर उसके पुणे के थे, इसलिए वो पुणे आया था, इसलिए हमारी लैब में आके उसने, यूके के बच्चे ने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी। ही वॉज इन 10th क्लास, 11th क्लास, 10th पास किया था, 11th में था वो। और उसको टेक्नोलॉजी में मैं काम करता था डिवाइसेस में, तो वो मेरे साथ आके काम करना स्टार्ट किया। मैंने उसको बोला कि मैंने वैसा ही ट्रीट किया जैसे अपने यहाँ के 11th के बच्चे को ट्रीट कर सकता हूँ। मुझे लगता है इसको हम्म तो ये हम्म डिवाइसेस का इतना पता नहीं होगा। मैंने उसको बताया ये लेयर है, इसके ऊपर मैं थर्मल इवेपोरेशन से गोल्ड कर दूंगा, देखो चलते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसने बोला कि उसने सेटअप देखा, उसने बोला कि मुझे ये गोल्ड प्लेटिंग, गोल्ड गोल्ड के साथ आप क्रोमियम भी मिक्स करोगे ना अच्छे एडिशन के लिए। 11th क्लास के बच्चे ने मुझे ये बोला कि हम्म हम्म गोल्ड के साथ क्रोमियम भी मिक्स करोगे क्या? तब मैं समझ में आया कि आपको कब पढ़ा है, करके हमारे यहाँ थर्मल इवेपोरेशन से हम गोल्ड प्लेट इस पे डिवाइस पे इवेपोरेट करके गोल्ड कंडक्टिंग सरफेस बनाते हैं। फिर उसको सोल्डरिंग, सोल्डरिंग जो एक बेसिक, मतलब मैकेनिक को भी पता होगा, 11th क्लास के बच्चे को सोल्डरिंग करने, एक परफेक्ट सोल्डरिंग करनी आती थी उसको। तो मुझे ये समझ में आया कहीं ना कहीं हम ना अपने जो जो 18 से छोटे वाले बच्चे हैं ना, 12 से लेके 18 की, 6 साल हम्म की जो एज है हम्म ना, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि ये नहीं कर सकते। हम्म इनके दिमाग में जितना जिस समय लगाया जाएगा ये उतना सीख हम्म सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्जाम्पल आपको सेट होगा, हमारी हम्म। स्कूलिंग में भी कहीं ना कहीं लैक सिस्टम है। और विज्ञान को प्राथमिकता देने के लिए हमारे यहाँ जो कोचिंग का सिस्टम है, क्योंकि मैंने बाहर कहीं नहीं देखा ये, जिस तरीके का बिजनेस हमारे यहाँ पे है, जो एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, 12 से 16 17 का जो एज ग्रुप है, उसमें मुझे लगता है कि 70-80% तो कोचिंग जाता ही है। हम्म। चाहे, और दो तीन फील्ड है जिसकी तैयारी के लिए वो जाता है, इंजीनियरिंग के लिए या फिर मेडिकल के लिए। लेकिन रिसर्च के लिए तो हो भी नहीं सकता
कि 12 साल से जो है किसी को कोचिंग सेंटर भेजा जाए, बट हमारा जो वो भारत में जो कोचिंग वाला जो सिस्टम है, वो मुझे लगता है कि इस चीज़ को बहुत इम्पैक्ट करता है कि बच्चे या तो सिर्फ इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो टैलेंटेड होगा वही बनेगा। तो हम्म उसको जो है तैयार करने के लिए कभी बताया ही नहीं जाता। वो तो जो बैचलर्स में जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि इंजीनियरिंग की जगह पे अच्छी जगह नहीं मिला तो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में बैचलर्स में आते हैं। सेम मेडिकल में है, मेडिकल में बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो फिर मेरे साथ भी ऐसा ही केस था, क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो इतना सपोर्ट नहीं करना चाहते थे कि एक दो साल फिर मैं गैप लूँ और फिर जो है ये सब करूँ, तो मेडिकल की तैयारी कंटिन्यू रखूँ। तो मुझे डाल दिया गया कि हाँ ठीक है, बैचलर करते रहो, साथ में आगे बढ़ते रहना। और जो है मेरा जो डायरेक्शन था वो इस तरीके से आगे बढ़ा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो इम्पैक्ट है, जो कि या तो डॉक्टर बनाना चाहता है या इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहता, पढ़ते साइंस ही हैं। हम्म पैसा, पैसा, तो माइंडसेट, माइंडसेट पैसा, क्योंकि इंजीनियरिंग में हाँ। आपको क्या कंप्यूटर है कि साइंस। जी। हाँ मतलब ना, पैशन ड्रिवन काम नहीं रहा है, पैसा ड्रिवन काम है हमारे यहाँ। यस यस। हम्म। तो हम्म। ये चीज है। बेसिकली बेसिकली सारा कुछ भी कर लो, डॉक्टर और इंजीनियर कह दो, ये बड़ी ही आई थिंक वैसी फील्ड है, मतलब सालों से चली आ रही है, एवरग्रीन काइंड ऑफ फील्ड बोला जाता है ना। अब तो इंजीनियरिंग तो नहीं रहा है खैर, लेकिन डॉक्टर वाले को बोला जाता है, तो कुछ भी कर लो तो आप कुछ तो कमा ही लोगे। तो वो एक हाँ। पुराना कन्वेंशनल हम्म। माइंडसेट है, वो चला आ रहा है, बट आई थिंक नई जनरेशन अब बदल रही है। अब वो काफी, मतलब हम भली जेन हम्म, जी जेन अल्फा को नहीं। कितनी भी गालियां दे, हाँ। लेकिन वो जनरेशन अब ऐसे नहीं कि माँ बाप ने बोला कि डॉक्टर इंजीनियर तो हम्म, लगे पड़े हैं उसी के अंदर। आई थिंक नाउ दे आर वेकिंग अप टू द रियलिटी कि नहीं नहीं, हम हमारे हम्म। हिसाब से करेंगे। अब इसे हम्म। बागीपना कह दो उनका, कुछ भी कह दो, लेकिन एटलीस्ट समथिंग इज हैपनिंग फॉर गुड, आई बिलीव। हम्म। इन्वेंशन तो से, इन्वेंशन से ज्यादा ना अभी एप्लीकेशन पे ज्यादा है कि ये इस एप्लीकेशन को मार्केट में कैसे लाया जाए। इन्वेंशन पे हम्म। तो काम एग्जैक्टली। बहुत, वो कम इन्वेंशन वाला जो काम है ना, वो थोड़ा थोड़ा पहले वाले से रेशियो से, एग्जैक्टली। या तो कुछ जरूरत साइंस में क्या, मुझे लगता है लाइफ साइंसेज में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। आने वाले टाइम में बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज बहुत है। प्लास्टिक को कोई अगर प्लास्टिक का पूरा सॉल्यूशन निकालता है, तो मुझे लगता है हम्म। कि ऐसी इन्वेंशन पे थोड़ा काम करना चाहिए। मतलब मुझे लगता है कि हम्म। मेरा जो ग्रेजुएशन का प्रोजेक्ट था वो बायोप्लास्टिक पे था। पॉली हाइड्रोक्सी बुटेरेट करके एक जो है बायोप्लास्टिक का ऑप्शन है, और वो CL आई थिंक मैंने किसी बैक्टीरिया में वो ग्रो किया था बायोप्लास्टिक। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि नेचर हमारी पृथ्वी के लिए और अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस लेके आ सकता है। तो अब हम लोग एक राउंड करेंगे सॉल्यूशंस के ऊपर। हमने अभी प्रॉब्लम डिस्कस करी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं। अब हम लोग जो है दो दो तीन तीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। विकास भाई से शुरू करते हैं कि अब वो सॉल्यूशंस क्या देखते हैं, कि हम लोगों ने अभी तक तो जो डिस्कशन किया उससे क्या आपको लगा कि ये सॉल्यूशन है, ये दो सॉल्यूशन है जिसकी वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बड़ा उदाहरण सेट होगा कि इंडिया जो है वो नोबेल प्राइज़ श्रेणी में ना ही सही, बट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है कि कल को हमें नोबेल प्राइज़ भी मिल सकता है, हम उसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो दो तीन सॉल्यूशंस आप दीजिए, मुझे फिर क्या बाकी लगता है लोग। मुझे क्या लगता है ना नितिन भाई, एग्जाम्पल सारे हमारे सामने होते हैं। सबसे पहले तो मैं प्रियंक भाई और सचिन भाई का धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि रोल मॉडल बहुत मायने रखता है। ज़्यादातर हमारे देश में रोल मॉडल नेता, क्रिकेटर या फिर आपके बॉलीवुड स्टार्स होते हैं। प्रॉब्लम यही है कि असली जो रोल मॉडल हैं, जैसे सचिन भाई ने एग्जांपल दिया कि सीवी रमन तमिलनाडु के लिए और SN बोस बंगाल के लिए, तो क्योंकि उनके पास वो रोल मॉडल अर्ली हिस्ट्री में हैं, इसीलिए उनका साइंस शायद आज इतना बेहतर है। दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ कि जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन, यस उसका पेनिट्रेशन मुझे लगता है कि बढ़ाने की निश्चित रूप से ज़रूरत है। बट मैं मानता हूँ कि अभी भी जो हमारे पास टैलेंट है वो सफिशिएंट है। और एग्जाम्पल वही हम देखते हैं कि जैसे गूगल का CEO या माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला ये जस्टिफाई करता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फंडामेंटल, मैं और आप जो साधारण, मैं गांव से
आता हूँ, बहुत ही बैकग्राउंड हमारा साधारण किसान परिवार से आते हैं, और हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड के साथ कॉम्पिटिट किया है या क्लासरूम एनवायरनमेंट शेयर किया है। तो मेरा ये मानना है कि हमारे पास ऑलरेडी जो ह्यूमन रिसोर्स है और टैलेंट पॉजेस करता है। तो आपने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि शॉर्ट टर्म गोल क्या होने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल क्या होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो वाइडर पेनिट्रेशन है, जो हमारी नंबर्स को जस्टिफाई करे, जो प्रियंक भाई ने बोला था कि 1,000 इंडियंस में से कितने लोग नोबेल प्राइज लेते हैं, ये जस्टिफिकेशन के लिए आपको क्लासरूम प्रोग्राम से लेके हायर एजुकेशन रिफॉर्म करना और ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट ऑन द अदर हैंड, जैसे हम कुछ चीज़ों में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर में गवर्नमेंट ने पुश कर दिया अचानक से, या रिन्यूएबल एनर्जी में गवर्नमेंट ने पुश कर दिया, तो मुझे लगता है कि साइंस की डोमेन में भी इस तरीके के इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। सचिन भाई ने राइटली पॉइंट आउट किया कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड पुश है, बट नोबेल प्राइज लाने के लिए आपको फंडामेंटल साइंस ओरिएंटेड पुश करना चाहिए। अभी भी आप देखो रैंकिंग में जो हमारे फंडामेंटल साइंस के इंस्टीट्यूट हैं, आइसर वगैरह साल दर साल पीछे जाते जा रहे हैं, है ना, आगे आने की बजाय। इन तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमारा जो विजन है, जो उसको लेके कुछ बड़े चेंजेस करने चाहिए। जैसे आप चाइना का एग्जांपल लो, या सचिन भाई आप जो बोल रहे थे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, रमन चरपक इंडिया के बंदे को फ्रांस जाना चाहिए, भाभा न्यूटन इंडिया के बंदे को इंग्लैंड जाना चाहिए, फुल ब्राइट यूएस जाना चाहिए, डार्ट रिसर्च जर्मनी जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां के बंदों ने भी इंडिया आना चाहिए। हम क्या ऑफर कर रहे हैं? चाइना ने स्टार्ट कर दिया है कि अमेरिका जैसे जैसे फंडिंग कमजोर कर रहा है, चाइना कह रहा है एससीओ की स्कॉलरशिप लो। तो मुझे लगता है कि हमें, जैसे हमने अभी प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप ऑफर की, मुझे लगता है कि नोबल लाइक रिसर्च जो होती है वो, या उसका जो बेस बनता है वो आपकी पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज में बनता है, पीएचडी ट्रेनिंग होती है। हमारे पास बहुत ही ब्रिलियंट पीएचडी स्टूडेंट हैं, वॉल्यूम में भी कमी नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब वो अपने कैरियर का सबसे बेस्ट देने वाले होते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल दिया कि तब हम क्या करते हैं, फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर या जो फंडिंग रिसोर्स है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं कराते, तो वो यूएस चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, है ना, और अपने कैरियर का सबसे बेस्ट वहाँ देते हैं। रादर हमें उनको कल्टीवेट करना चाहिए हियर इन इंडिया। हमको 500 या 1,000 अभी इमीडिएटली ऐसी फेलोशिप अनाउंस करनी चाहिए जो हम ग्लोबल लेवल पे compete कर सकें, $50,000 ईयरली, $60,000 ईयरली की रेंज में, ताकि ग्लोबल टैलेंट को compete कर सकें। एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए, उतना क्राइटेरिया नहीं है आप उसको फिल मत करो, आप रेगुलर आप एनपीडीएफ में डाल दो उनको या ये, बट आप उस बेंच मार्किंग के फैकल्टी को ले आओ। ग्लोबल डायस्पोरा में रोटेटिंग चेयर प्लान करो कि भाई कोई यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में कोई फैकल्टी है, उसको 3 महीने के लिए रोटेटिंग चेयर बेसिस पे इंडिया में सेबेटिकल या इस तरीके के लुक्रेटिव प्रोग्राम ऑफर करो। नोबल लॉरिएट जो हैं उनकी गैदरिंग ऑफर करो, टी कॉफी में उनको बुलाओ, बच्चों को उनसे मिलने के लिए। तो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टैलेंट आउट ऑफ इंडिया, आई थिंक वी शुड बी इनवाइटिंग ऑल दीज पीपल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्यूचर की 10-12 फील्ड को रिकॉग्नाइज करिए आप, कि ये फील्ड है जिसमें फ्यूचर हो सकता है। कोविड आने के बाद जैसे बायोमेडिकल का बूम आ गया है इंडिया में, बिराक वगैरह की जबरदस्त फंडिंग, तो आप लगातार स्टार्टअप देख रहे हो। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था, एक छोटी सी चिपकाने वाली सिर में बैंडेज जो है वो फिनलैंड में बन के आई है, उसकी मुश्किल से कॉस्ट 10 रुपए की होगी, सिलिकॉन बेस्ड उसमें एडहेसिव लगा था। इंडिया में वो 450 रुपए का मिल रहा है ना, 4x6 का। तो इतनी छोटी छोटी चीजों के गैप हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 8-10 फील्ड आइडेंटिफाई करके उसमें फंडिंग पूल बनाना चाहिए, और अनलिमिटेड फंडिंग देनी चाहिए, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट उनका वो नहीं होना चाहिए। जीएफआर के रूल हैं, जीईएम के जो रूल हैं, टेंडरिंग के जो रूल हैं, जो भी जरूरत की चीजें हैं, फैकल्टी या जो टॉप नॉच, और किसी को भी नहीं रखना चाहिए जिन्होंने अपना ग्लोबल एक
उस फील्ड में आउटपुट दिया है उन लोगों को उसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। हाई लेवल पेपर एक्सपेक्ट करने चाहिए, नेचर और साइंस जैसे उनको डेडलाइन देनी चाहिए कि भाई ये तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट सर्टेन फील्ड वेयर वी कैन कॉम्पिटिट विद द टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट। एंड दिस शुड बी अवर प्लान गोइंग 10, 25, 30 years फॉरवर्ड। और जब हम आज इसकी फाउंडेशन डालेंगे तो मुझे लगता है कि हमको इनके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पैरेलली चाइना ने इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम इनिशिएट किए हैं एग्रेसिवली, तो उनसे हमको सीखना चाहिए, मुझे लगता है। प्रियंक भाई, आप क्या सॉल्यूशन सोचते हैं कि अ, मेरे को तो लगता है कि काफी समराइज तो कर ही दिया है विकास भाई ने, वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं। मैं बस थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहूंगा उस बात पे, जैसे सचिन भाई ने भी बोला कि इन्वेंशन ओरिएंटेड और इंडस वैसा कुछ होना चाहिए। तो आई थिंक अब शुरू हो चुका है, लेकिन इतना अग्रेसिव नहीं है। पर शायद जैसे जो इंडस्ट्री लीडर हैं, जो मान लो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके हैं कहीं पे या 40-50 साल के हैं, उनको रिक्रूट किया जाए। मुझे पता है कि ये अभी पॉलिसी आ चुकी है और ये लोग कर सकते हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर या साइंटिस्ट की पोजीशन पे आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जो है, हमारे यहाँ पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिसर्च हो रही होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। तो और इंडस्ट्री वालों को भी एकेडमिक में रिसर्च करने वाले बेवकूफ़ी लगते हैं कि इनको कुछ पता होता नहीं है, कुछ भी बना के पेटेंट कराते हैं। और कितने ही सारे एग्जाम्पल हैं CSIR DBT के, सारे पेटेंट जो हैं हार्डली कमर्शलाइज होते हैं। तो वो सिर्फ नेम सेक के लिए पेटेंट होता है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो एक्चुअल में इट विल सी द ट्रू पिक्चर ऑफ द डे। करेक्शन प्रियंक भाई, CSIR का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है कॉमर्शियलाइजेशन में, वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में एज कंपेयर टू अच्छा, IIT, पर IISc। कितने, अगेन मैं परसेंटेज में बात करना चाहूंगा कि परसेंटेज अगर में 100 में से बेस्ट है। 100 में अगर तीन तो चार पेटेंट कमर्शलाइज IICT, हो रहे हैं, तो वी कांट आई से कि IICT और CSIR NCL, दो तीन इंस्टीट्यूट हैं जिनका मतलब CSIR कंबाइन जो इनका 500 to 1000 करोड़ पेटेंट लाइसेंसिंग से इनका पैसा आता है, जो कि अच्छा, किसी भी ओके। टॉप नॉच IIT वगैरह से बेहतर है। तो मैं इस पे देख रहा था। दैट्स इंटरेस्टिंग, आई यस, वाजंट अवेयर। ओके, थैंक यू यस। फॉर दैट। बट पर्टिकुलरली ठीक है अगर, CSIR इज डूइंग बेटर इन दिस बिकॉज उनका ओके। अप्रोच ही इंडस्ट्रियल है। बट यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कॉमर्शियलाइजेशन फोकस्ड होना चाहिए। कॉमर्शलाइजेशन फोकस के लिए अगेन जरूरी है कि जब तक इंडस्ट्री से फंडिंग नहीं आएगी, यानी कि करेक्ट। इंडस्ट्री वाले बताएं कि जैसे यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे मेरी लैब के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बोला है कि हम आपको 5 साल देते हैं फंडिंग के लिए, आप अपने यहाँ से PhD स्टूडेंट वगैरह हायर करा के हमको प्रोसेस बना के दो लैब स्केल का, अप स्केल हम हमारी इंडस्ट्री में करवा देंगे। ठीक है प्रॉब्लम ही ना? इंडस्ट्री से पिक की जा रही है। समझ रहे हैं आप, हाँ, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को पिक करके उन पे काम हो रहा है। सो दैट एग्जैक्टली। तो सिस्टम इज मिसिंग इन यस, आवर। तो वो एकदम रियल टाइम की प्रॉब्लम पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी जो है PCR सीख लिया पर पता ही नहीं है कि इसका रियल लाइफ में यूज क्या होना है या कैसे इसको एक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन में क्रिएट किया जाए। बेसिकली वो स्केल भी दिमाग में नहीं है, वो एक माइंडसेट भी दिमाग में नहीं है। मतलब एक तो हो गया विजन और स्केल, और दूसरा टेक्निकलिटी क्या क्या चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री एक बड़े अलग तरह से, अब जब मैं इस लैब में हूँ तो समझता हूँ कि उनको एक एक पैरामीटर का अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है। हम जैसे मान लो ऐसे ही बोल दिया कि इतने ml/मिनट है, दे वांट इट इन अ डिफरेंट यूनिट ऑल टुगेदर। दे वांट ईच एंड एवरी प्रोसेस पैरामीटर टू बी मेंटेन्ड इन द लॉगरिथमिक बुक, इन द लॉग बुक एंड एवरीथिंग। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है और लॉन्ग टर्म वाली तो है ही नहीं। तो अगर हम चाहते हैं, पहली बात तो नोबेल प्राइज, और उसको अगर हम, बहुत फार फ्लंग ड्रीम लगता है अभी तो, लेकिन अगर हम शॉर्ट स्केल पे भी अगर सोचें कि बेसिक जो किया जा सकता है, वो इंडस्ट्री से कोलेब्रेशन ज़्यादा ज़्यादा करके उनकी फंडिंग लाई जाए। और साथ साथ में इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े पोजीशन पे R&D साइंटिस्ट बन चुके हैं, उनको मौका दिया जाए। जैसे रोलिंग चेयर वाली जो बात कर रहे थे वो, कि उस उनको भी, मतलब हम बाहर से ही क्यों बुलाएं, US से या फिर यहाँ से यूरोप से ही क्यों बुलाएं साइंटिस्ट को रोलिंग चेयर की तरह। जो इंडस्ट्री के भी जो डायरेक्टर वगैरह हैं, उनको भी रोलिंग चेयर करके कि आप 1 साल के लिए ड्यू में जाके पढ़ाओगे या फिर 1 साल जाके जामिया मिलिया में पढ़ाओगे, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के प्रोग्राम जो है हो तो रहे हैं, मतलब ऑप्शन है वो कर सकते हैं, पर इतने अग्रेसिव नहीं है। और फंडिंग तो अब शुरू हुई है। ANRF हेड को लाया गया है इसी थॉट प्रोसेस के तहत शायद, माइक्रोसॉफ्ट से। अ, ANRF के जो अच्छा। हेड हैं उनको लाया गया है ताकि थोड़ा आह, इंडस्ट्रियल पुश मिले, जो हमारा
रिसर्च एनवायरनमेंट है उसको। कहाँ, डीयू के अंदर या कहीं पे नहीं और? नहीं नहीं, इंडिया का अभी अनुसंधान, अभी सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एक अम्ब्रेला के नीचे जोड़ दिया गया। तो उसको, ऑर्गेनाइजेशन को नाम हाँ दिया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फोरम। सो उसके जो हाँ करंट हेड हैं, और जो आपने भी हाँ एक और बात कही कि इंडस्ट्रियल फैकल्टी या 40-45 साल के प्रोफेशनल, तो एएनआरएफ के तहत उस तरीके की कुछ पोजीशन भी आई हैं। बट अगेन उनमें बहुत ही शॉर्ट साइटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जिसको थोड़ा और हॉलिस्टिक व्यू लेके चलने की ज़रूरत है। बट these kind of effort has been made in certain। चलो, दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम तो तो क्या है कि 3-4 साल से बाहर आ रखे हैं, तो काइंड ऑफ आउटडेटेड भी हो सकता है, बट जो मैं पहले का हम्म, समझता हूँ उसके हिसाब से। यस यस, 100% एब्सोल्युटली। पॉइंट वही है, तरीका वही है। हम्म इट्स जस्ट इम्प्लीमेंटेशन कब कैसे होगा, वी दैट इज नॉट इन आवर हैंड, वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट, लेट्स सी। और एक चीज़ जो मुझे अभी नाइस। नई देखने को मिली थी वो थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में खासकर इंक्यूबेशन स्पेसिस के लेके। तो इंक्यूबेटर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे कॉलेजेस में, जहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही जो पास हुए हैं छात्र, जिनको स्नातक की डिग्री मिली है वहाँ से, बैचलर्स की या मास्टर्स की, और वो आगे चल के कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी एडवांटेजियस है, क्योंकि उनको वो प्लेटफॉर्म के बारे में पता भी होता है, और उनको नेटवर्किंग करना भी आसान होता है। तो एक वो चीज़ देखने को मुझे नहीं मिली थी अभी जब इंडिया गया था। और स्टार्टअप कल्चर जो है वो कुछ हद तक जो है मुझे ओवर हाइप भी लगता है, लेकिन कुछ जगह बहुत ज़रूरी लगता है कि सब जितने भी जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो सभी के सभी तो अ, मतलब ख़राब नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो बाकी फिर सचिन भाई की तरफ हम लोग सॉल्यूशंस का डिस्कशन लेके जाएंगे। और जो मुझे समझ में आया, सचिन भाई ने जो बात कही कि हमें ग्लैमराइज करना चाहिए साइंस को, जैसे प्रियांक भाई ने बोस्टन का एग्जांपल दिया था, तो उस समक्ष में हम लोग क्या सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे ग्लैमराइज किया जाए, और कैसे जो है नए नए प्रोग्राम्स जैसे एक्सचेंज प्रोग्राम हैं, वो तो सॉल्यूशन है ही। और शुरुआती दौर में जब बच्चे स्कूल में 11वीं 12वीं कक्षा में होते हैं, या फिर बैचलर्स डिग्री देख रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उस समक्ष में किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन होने चाहिए अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में, कि ग्लैमराइज साइंस को कैसे किया जाए? जी सचिन मुझे भाई। जी मुझे मतलब इसमें मामला एक पॉलिसी वाले लेवल पे हमें बहुत बड़े चेंज की जरूरत है, और पॉलिसी साइंस पॉलिसी लीडरशिप में मतलब अच्छे लोगों की बहुत जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि एएनआरएफ जैसे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको रिसर्च कंट्रोल करना है, पूरे फंडिंग किस तरीके से देना है, टाइमली चीजें होनी चाहिए। मतलब सबसे साइंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो चीज आज महत्वपूर्ण है वो आज 10 साल बाद वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, है ना। 10 साल बाद तुम्हारी समस्याएं और लेवल पे चेंज हो जाएंगी। आज से आज से 2006, 7, 8 के आसपास जो वेंकटरमन राधाकृष्णन ने किया स्ट्रक्चर जो सर्च करी, और उसमें एक्सआरडी और एनएमआर की हेल्प ली, और उसके थ्रू स्ट्रक्चरल डिटेक्शन, उसका स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में क्या क्या चेंज है उसके बारे में स्टडी करी। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम एनएमआर बहुत इंपॉर्टेंट था, एनएमआर पीक पे था। इंडिया में भी एनएमआर बहुत कम थे। आज भारत में हर जगह एनएमआर है, अच्छे अच्छे एनएमआर है, हर एक इंस्टीट्यूशन में एनएमआर पहुंच गए हैं। तो उस टाइम जब कम हर जगह नहीं था, उसकी वैल्यू उस टाइम थी। आज जो चैलेंजेस है उसके हिसाब से हमें पॉलिसी, भारत में तो पॉलिसी लेवल पे एक हाई मतलब एक मूवमेंट की बहुत सख्त जरूरत है कि पूरे भारत में एनआरएफ का रिप्रेजेंटेटिव, या फिर हर जिसमें स्टेट सब्जेक्ट में भी रिसर्च रहे, सेंटर सब्जेक्ट में भी रिसर्च रहे, और ऐसा गवर्निंग सिस्टम हो कि जवाबदेही स्टेट्स भी हो कि आपके स्टेट में स्कूल में रिसर्च को लेके क्या स्किल सेट, क्या किस तरीके के टीचर्स आपने अपॉइंट किए हैं,
और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसर्च को लेके क्या चल रहा है, प्रोग्रेस इतना फंड दिया है तो उसकी फंड की मतलब कागजों पे और जमीनी रूप से क्या काम चल रहा है। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चलती है, मुझे लगता है कि इसमें हमें काम करने की सख्त जरूरत है। तो ऐसा मेरा मानना है कि मुझे तो साइंस पॉलिसी लीडरशिप वाले इस पे काम बहुत बड़े चेंजेस की जरूरत है। सॉल्यूशन यहीं से निकलेगा। अगर लीडर्स होंगे साइंस वाले तो हायर एजुकेशन भी हर लेवल पे चेंज होगी। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें होंगी, तो फेलोशिप भी होंगी, चलिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी होगी। हाँ, अपनी बात यहीं चलिए, खत्म बहुत करते अच्छा डिस्कशन रहा। थैंक यू एवरीवन, सभी का धन्यवाद इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ निकल के आए जब सब लोग बैठते हैं, बात करते हैं। तो इस वीडियो का यहाँ पर ही हम लोग एंड करेंगे, और अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस डिस्कशन को का समापन करते हैं, और धन्यवाद सभी का। थैंक यू और नितिन भाई। थैंक यू अगले थैंक यू वीडियो में। नितिन भाई। थैंक यू एवरीवन।